बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र करेंगे उस कंट्रोवर्शियल केस का जिसके बारे में आजकल सब बात कर रहे हैं, वो है जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री का केस। हम जानते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने, ऑनरेबल जस्टिस ने ये फैसला तहरीरी तौर पर जारी कर दिया है, जिसके अंदर बहुत सारी अहम बातें की गई हैं। इस फैसले में कहा गया क्योंकि हम जानते हैं जस्टिस जहांगीरी ने जो एतराज़ात उठाए थे कि ये को वारंटो दरख्वास्त है, रिट है, इसमें सिंगल बेंच होना चाहिए, डिविजनल नहीं होना चाहिए, तो उसका जवाब दिया गया है जज साहब की तरफ से कि जज इज कीपर ऑफ हिज ओन कॉन्शियंस, keeping in view the sensitive nature of allegations of having invalid fake degree leveled against a sitting judge, it was deemed conducive, proper and in fitness of things to constitute a divisional bench and to hear this case instead of a single bench. Objection was turned down. यकीनन हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे केसेस अदलिया की साख को भी मुतासर करते हैं और यकीनन एक सवाल हर पाकिस्तानी के दिल में पैदा होता है कि क्या एहतसाब का अमल अक्रॉस द बोर्ड है। जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल और सज़ा के बाद लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमारे वो जज हजरात जो गलत काम कर गए हैं माजी में, हमने नहीं देखा कि उनके साथ कोई एहतसाब का अमल उस तरह सख्त और कड़ा हो जिस तरह सियासतदानों के साथ होता है। हमने बहुत दफ़ा देखा है अपने बड़े बड़े सियासतदानों को, नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, दूसरे लीडर्स हों पाकिस्तान के, वो साबिक चीफ जस्टिस के नाम लेकर कहते हैं कि उन्होंने जुल्म किया, उन्होंने बिल्डिंग कराई, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, जुडिशल एक्टिविज्म, सुओ मोटो की सियासत। तो यकीनन पाकिस्तानी पूछता है कि क्या कोई निज़ाम है जिससे हम मुअज़्ज़ज़ अदलिया का भी प्रॉपर तरीके से एहतसाब या अकाउंटेबिलिटी कर सकें ताकि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको सजाएं हों। लेकिन हम जानते हैं कि इस वक्त एक जज साहब तारिक जहांगीरी साहब, उनकी डिग्री के ऊपर केस चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, 35 साल पुरानी डिग्री है, 35 साल पुरानी डिग्री को चैलेंज किया है जिस वकील साहब ने, वो भी खुश नसीबी से आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और मैं मज़ीद वक्त ज़ाय किए बगैर उनको गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ दाऊद, सीनियर कानूनदान हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मियाँ साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अस्सलामु अलैकुम मियाँ साहब, जान की पनाह अगर आप गारंटी करें मेरी, तो मैं आपसे कुछ मुश्किल सवाल पूछ सकता हूँ सर? सर मुझसे हर सवाल पूछ सकते हैं, कानून के दायरे में रहते हुए, तहजीब के दायरे में रहते हुए, बिल्कुल ऑफ कोर्स वो आप पूछ सकते हैं। मियाँ साहब सवाल आपसे एक आम पाकिस्तानी का यही है कि मियाँ साहब को कैसे मालूम पड़ा कि जज साहब की डिग्री जाली है? मियाँ साहब के लिए कहा जाता है कि वो बहुत सारे और भी जजेस के ऊपर केस कर चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जज मार वकील हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, और कुछ आपके ऊपर ऐसी एलिगेशंस आती हैं। एक आम पाकिस्तानी आपसे पूछता है कि आपके पास ये प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन कैसे आई मियाँ दाऊद साहब? नहीं सर, ये प्रिविलेज इंफॉर्मेशन तो नहीं थी। जो मेरी रिट दरख्वास्त है उसकी बुनियाद है डॉन अखबार की स्टोरी। उस डॉन अखबार की स्टोरी के अंदर में जब ये खबर छपी तो उस खबर के बाद उस रिपोर्टर से और जो सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली दस्तावेजात थी उनको बुनियाद बनाकर ये रिट ऑफ को वारंटो जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। तो ये कोई प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है उन लोगों का, उस सियासी जमात का जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के ऊपर और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के ऊपर बिलीव रखती है। बिल्कुल। अगर कोई शख्स मेरी पिटीशन को पढ़े तो उसको बुनियाद की समझ आ जाएगी कि बुनियाद क्या है। न्यूज स्टोरी जो डॉन अखबार में पब्लिश हुई और उस स्टोरी में जो डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया गया, वही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस पिटीशन के साथ अनेक्स किए गए हैं। मियां साहब, क्वेश्चन नंबर 2, आपने कितने जजेस के ऊपर ऐसे केसेस किए हैं सर? सर मुझे ये एजाज हासिल है, मैंने मैं बुक भी लिख रहा हूँ मज़ाहर नकवी साहब के इशू के ऊपर सर, कि पाकिस्तान के नहीं, बर्रसगीर के नहीं, मैं शायद दुनिया का वो वाहिद वकील हूँ जिसने सुप्रीम कोर्ट के एक जज को आमदन से ज़ायद असासाजात, करप्शन और बददियानती के इल्ज़ामात के तहत बाकायदा ट्रायल में तमाम सबूत साबित करने के बाद जो है उनको बरतरफ करवाने का बायस बना। और उसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन साहब के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान ही
ये बातें सामने आई कि वो भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनके साथ शरीके मुल्ज़म हैं बहुत सारे मुकदमात में हैं, और इनके खिलाफ भी जो है वो रेफरेंस आ रहा है। शायद मुझे लगता है, मेरा ये बिलीव है कि उसके बाद ही इजाजुल हसन साहब जो हैं उस रेफरेंस से डरते हुए रिजाइन करके भाग गए थे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन मियां साहब, आप सिर्फ आला अदलिया के जजेस के ऊपर केसेस करते हैं, लोअर कोर्ट्स में भी जो आपको लगता है कि जज साहब करप्शन में मुलव्वस हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी केसेस करते हैं? नहीं, मैंने आज तक ना जी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो जज साहबान हैं उनके अगेंस्ट कभी किसी किस्म की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो ज़िले अदलिया के जज साहबान होते हैं उनकी जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो सिस्टम के अंदर ऑटो के ऊपर लगा हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, माहाना बुनियाद के ऊपर जो ज़िले अदलिया के जज साहबान होते हैं, सिविल जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, सेशन जजेस, उनकी अकाउंटेबिलिटी की इंक्वायरीज चीज़ें जो हैं वो मुतलका हाई कोर्ट्स के अंदर चल रही होती हैं, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, हर माहाना की बुनियाद के ऊपर 3 महीनों बाद, 6 महीने के बाद सजाएं हो रही होती हैं, उनकी डिमोशन हो रही होती है, वो कंप्लेंट्स रिजेक्ट हो रही होती है, तो वो प्रोसेस चल रहा होता है। आला अदलिया के जज साहबान का जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो बदकिस्मती से पाकिस्तान में कभी भी उसको तरजीह नहीं रखा गया, क्योंकि पाकिस्तान की आला अदलिया के अंदर जितने भी जज साहबान जो हैं वो तैनात होते रहे हैं, वो किसी ना किसी के या तो मंजूर नज़र रहे होते हैं, या वो एक ऐसे मशकूक किस्म के प्रोसेस के तहत, बावजूद कि वो एक आईनी प्रोसेस है, उसके तहत तैनात होते हैं, इसलिए उनको हमेशा से बचा लिया जाता रहा है। आज भी ऐसा ही अमल जो है वो हो रहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि दरवाज़ा या टास्क या अमल वो करना चाहिए जो कभी किसी ने ना किया हो, और जो पहली बुनियाद बने, जो पहला हवाला बने, जो पहली दफ़ा नुक्ता जो है वो सेट हो। इसलिए आला अदलिया को में अकाउंटेबिलिटी का जो है वो मियां साहब बिल्कुल ठीक, वेल सेड मियां साहब। मियां साहब, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो रिसेंटली जज साहब एक बेटे ने 2 बच्चों की जान ले ली थी और उन्होंने अपने बेटे को 5 दिनों में बचा लिया, उनकी गाड़ी लेके कहा गया था कि उनकी नंबर प्लेट भी सही नहीं थी। आपकी नज़र में ऐसे जज साहब जो गैर कानूनी गाड़ियाँ चला रहे हों या इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके अपने बच्चे को बचवा रहे हों, उनके ऊपर भी आप केसेस करते हैं? क्योंकि ऐसे मैंने देखे हैं बहुत सारे जज साहब, इनका बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं सर। देखिए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब वाला मामला है उसमें जज साहब का मिसकंडक्ट जो है, जो कोड ऑफ कंडक्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने आइन के तहत जारी किया हुआ है, उसके तहत वो उस वायलेशन में नहीं आते। एसेट्स बियॉन्ड मींस एनसीपी गाड़ी, मैं बताता हूं। जो हमने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जजेस के एहतसाब के लिए कंप्लेंट फाइल करनी है, उसकी पहले रिक्वायरमेंट यह है कि जज साहबान का जो जारी करदा कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें उन्होंने वायलेशन की हो। एडमिटेडली वो गाड़ी जज साहब के नहीं थी, एडमिटेडली वो गाड़ी जज साहब के साहबजादे के नाम थी, साहबजादे के ज़ेरे इस्तेमाल थी। वो गाड़ी जब तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ से या कोई पुलिस की तरफ से या किसी ऐसी आप कह लें कि इंक्वायरी अथॉरिटी की तरफ से ये बात नहीं आती कि ये गाड़ी वाकई ही जज साहब के बेटे के इस्तेमाल में थी और जज को इसका इल्म था, तब तक वो मिसकॉन्डक्ट नहीं बनता। हाँ, इस हद तक मैं मॉरल साइड के ऊपर इस बात से बिल्कुल एग्री हूं कि जज साहब को अपने घर के अंदर इस बात के ऊपर नजर रखनी चाहिए थी। उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उनकी गफलत की वजह से 2 बच्चियों की जान गई और पुलिस की बदनीयती की वजह से इस केस को मिस हैंडल किया गया। इसको आप इख्तियारात से तजावुज का इल्जाम लगा लें। सर, पुलिस की नीयत बदलने के लिए ताकत ही चाहिए होती है ना मियां साहब। अगर ताकत होगी तो फिर पुलिस की नीयत तो बदनीयती में तब्दील हो जाए। आखिरी सवाल, जरूरी सवाल आपसे मियां साहब, आपको सर डर नहीं लगता, आप इतने बड़े बड़े लोगों से पंगे ले रहे होते हैं, क्या आपकी बैक के ऊपर कोई बहुत ताकतवर लोग हैं सर? पाकिस्तान के अवाम की दवाएं हैं और यतीमों की दुआएं हैं, बेवाओं की दुआएं हैं। उन सब की दुआओं की वजह से कभी डर नहीं लगा। डरना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से चाहिए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी जिंदगी तवील लिखी हुई है तो दुनिया का कोई भी शख्स जो है उसको कम नहीं कर सकता। अगर मेरा वक्त जो है वो कल आ गया है, आज आ गया है,
तो कोई बंदा मेरी एक सांस में इजाफा नहीं कर सकता। बेशक, इसलिए खूबसूरत, सुभान डरना अल्लाह। किसी से नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला की मियाँ जात से साहब डरना हमारे चाहिए। साथ रहिए, मियाँ साहब हमारे साथ रहिए। हमें पैन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर लॉयर हैं, सीनियर रहनुमा है कादिर खान मंदोखेल साहब, पीटीआई से अहमद अवैस एडवोकेट साहब। मंदोखेल साहब, मियाँ दाऊद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, वो कहते हैं कि यकीनन एहतसाब का अमल जज साहिबान का भी होना चाहिए। आपका ओपिनियन जो कार्रवाई आज हुई और जो डोगर साहब ने आज तहरीरी फैसला जारी किया जहांगीरी साहब के हवाले से, उसके ऊपर आपकी राय मंदोखेल साहब? देखिए, पहले बात तो ये है कि बिल्कुल मियाँ दाऊद साहब एक दलेर आदमी है, वरना इनकी गर्दन में आग डालना इतना आसान नहीं होता है, खासकर जजेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन मियाँ दाऊद साहब से मैं ये भी उम्मीद रख रहा हूँ एज ए वकील, एज ए समाजी कारकुन, कि जस्टिस ने अपने बेटे को एट द स्पॉट पहुंच के और उन मासूम बच्चियों को अस्पताल ले जाने की बजाय अपने मुलजिम बच्चे को फरार कराए, जो कि मीडिया बता रही थी उस वक्त नशे में था। दूसरी बात है, एक जज है जो कि अमेरिकन नेशनल आइडेंटिटी उसके पास है, तो क्या पाकिस्तान का कानून इस चीज का, एक काउंसलर, एक MNA MPA दोहरी शरीयत में नहीं बन, और फैसल वाडा साहब का केस आपके सामने मैंने लड़ा, तो क्या एक हाई कोर्ट का जज दोहरी शरीयत हो सकता है? और उसके खिलाफ वो जो माजी में 6 रुकनी बेंच बनाई थी जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब ने लोगों को चुप करने के लिए, और 2 एंकर को नोटिस भी जारी किया है। अहमद अवैस साहब, योर ओपिनियन ऑन द होल सिचुएशन सर? देखिए, ये अमल जो है ये तो एक जुल्म के ऊपर इसकी बुनियाद है, क्योंकि इंसाफ के तकाजे ना पूरे हो रहे हैं और एक जज को सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि उसने इंडिपेंडेंटली कोर्ट कंडक्ट किया और मुलजिम के को बुला जो वागवार कराने के लिए बाकायदा हुक्मनामे पास किए और इनको सबको अदालत में खड़ा किया लाके। ये उसकी रिटेलिएशन में हो रहा है, जो उनकी डिग्री को ये इसको कहते हैं 3 पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये आर्टिकल 3 स्टेट एक्सप्लॉयटेशन की बदतरीन मिसाल है। ये देखिए, जब गवर्नमेंट बन जाती है कि मशीनरी, स्टेट मशीनरी जो है उसके डिस्पोजल पे है और हर रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट का, वो किसी लेवल पे भी हो, वो उसके कंट्रोल में है। उसको मैनिपुलेट करना, उसको बंदूक की ताकत के ऊपर, उसको अपनी ताकत के ऊपर, उसके नाजायज ताकत के इस्तेमाल के ऊपर, उसको जिस तरह मर्जी मोल्ड कर लेना, ये सब कुछ ये काम यहाँ होते हैं। उसको माजी से एक वाकया बता देता हूँ आपको कि देखिए, आपको याद, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपकी इतनी उम्र ना होगी, कि भुट्टो साहब को हुआ था। अब जब भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, ऑनर है सर, प्लीज। भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ तो हाई कोर्ट ने फुल बेंच, लास्ट बेंच ने उनको सजाए मौत सुना दी, यूनानिमसली, और फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई। तो वहां पे स्प्लिट डिसीजन था कि 5 जजेस ने सजाए मौत दी थी और 3 जजेस ने उनको ऑनरेबल बरी कर दिया था। और उसके बाद क्योंकि वो मेजॉरिटी डिसीजन था, उन्होंने उनको सजाए मौत का हुक्मनामा जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया, उनको फांसी दे दी। फांसी देने के बाद वो 3 जजेस में से एक जज साहब जो थे वो सफ्तर शाह, बैरिस्टर सफ्तर शाह थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस वक्त, उन्होंने बरी किया था। उनके ऊपर ये इल्जाम लगवाया गया एक कंप्लेंट के जरिए, बिल्कुल इसी तरह से, कि इनकी डिग्री जाली है और वो कहीं इंटर की के BA की डिग्री का एक निकालना चाहिए जो उनके दस्तरस में थी। उसके बाद यानी उन्होंने BA किया, LLB किया, हिस्ट्री की, वकालत की, मेंबर बने और उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट के जज एलिवेट हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज एलिवेट हुए। हर जगह उनका रिकॉर्ड स्क्रूटनाइज किया गया, कहीं पे उनके मतलब ये इतराज नहीं आया किसी को कि ये जाली डिग्री है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने भुट्टो साहब को बरी कर दिया तो ये इतराज इतनी जोर से सामने आया कि वो छुप छुपा के किसी तरह से बॉर्डर क्रॉस करके वो यहाँ से पाकिस्तान से भाग गई। पाकिस्तान में एक दुआ आम तौर पे ज़रूर दी जाती है कि अल्लाह ताला थाने से बचाए, हस्पताल से बचाए, अदालतों से बचाए। अदालतों में वही जा पाते हैं जिनके पास इजाफी पैसा हो, टाइम हो। आम आदमी के लिए अदालतों की कार्रवाई
किसी टॉर्चर से कम नहीं होती। केस में 15-20 साल लगना कोई नई बात नहीं होती। 26वीं 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत का यह दावा था अदलिया बेहतर होगी, हमारी अदलिया इंटरनेशनल रैंकिंग में अफगानिस्तान के बराबर आती है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी अदलिया कहाँ खड़ी है। कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हो उसमें कहा जाता है अदलिया करप्ट है, दूसरी रिपोर्ट्स हो उसमें कहा जाता है कि अदलिया में 99% साइलिन समझते हैं कि करप्शन ही करप्शन है। मियाँ दाऊद साहब जैसे वो लॉयर्स हैं जो इस करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आई एम ग्रेटफुल और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी उठाते रहेंगे, स्पेशली इन लोअर जुडिशरी। मंदोखेल साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस डिस्कशन फ्रॉम यू। 26वीं 27वीं तरमीम के जो वादे आवाम से किए थे, स्पेशली बिलावल साहब ने कि जल्दी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि उनकी मेहनत के बगैर तो ये हो ही नहीं सकती थी अप्रूव। तो जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। अदलिया में इंसाफ बर वक्त मिलना, दूसरे इशूज बहुत ज़्यादा हैं। आपकी नज़र में आज पाकिस्तान की अदलिया का हाल 26वीं 27वीं तरमीम के बाद 28वीं पक रही है, योर ओपिनियन सर? जितोई साहब, पहले तो ये है कि 26वीं तरमीम के बाद या 27वीं जो आईनी अदालत की बात हो रही थी, जहां मैं आपको याद दिला दूं आपके नाजरीन के लिए कि बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के बीच में जो मिसाक की जमहूरियत साइन हुआ था, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब ने भी उसको हामी भरी थी और कहा कि हम साथ हैं इसमें। लेकिन सवाल ये है कि मैं हमेशा से इस बात के करूं, जो आपका सवाल है कि आवाम को जो यानी तकरीबन कोई 55,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और आपको मीडिया रिपोर्ट ये बता रहा है कि 1500 केस आईनी है, बाकी सारे जो ना आम जो क्रिमिनल या फैमिली की या जायदाद से मुतालिक है। आपने हमेशा सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में वही केस चलते हैं जो मीडिया जिसको हाईलाइट करती है। मैं दावे के साथ ये कहूंगा ये बात। और फिर ये बदकिस्मती है, ये दोनों मेरे सीनियर मुगला साथी सुन रहे हैं कि बेंच नंबर 1 में बाकायदा मीडिया का एक डेस्क बना हुआ है और जो जज साहब ने कोई भी बात कही है, मैं डायलॉग नहीं कहूंगा, और वो जाके धड़ाधड़ जो ना वो आ जाती है मीडिया पे जो ना ब्रेकिंग न्यूज। और जब वो केस का कॉपी आप निकालते हो कि आज क्या ऑर्डर होगा, तो उसमें सिंपली एडजर्न हो जाता है या 2-4 जुमले हो। जो ब्रेकिंग न्यूज मीडिया वाले चलाते हैं वो कोई नहीं होता है। तो सवाल ये है कि मजा तो आ रहा है जजेस साहिबान को भी कि वो कोई भी बात कर रहे हैं वहां पे उनको पता है मीडिया वाले बैठे हुए हैं और ये जाके टैक्स उसमें मैसेज करना है और टीवी चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चल रहे हैं और बच्चे भी खुश होकर देख रहे होंगे, यार दोस्त भी देख रहे होंगे कि वाह जी क्या बात कर ली है। सवाल ये कि मैंने पिछले असेंबली में जहां जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से बिल जमा किया था जो कि आखिर वक्त तक टालता रहा, वहां मैंने जजेस की तादाद की भी बात की। आपको मैं मिसाल दूं, इंसदाद दहशतगर्दी के जो कानून है उसमें यह कहा गया कि एक मुकदमा एक वक्त में चलेगा और एक हफ्ते के अंदर उसको फैसला किया जाएगा, चाहे बरी या सजा। आज इमरान खान साहब का केस ले ले, 2.5 साल से चल रहे हैं। इस तरह और बहुत सारे केसेस है, यानी वही अदालत जिसमें एक केस चलता है उसमें 3-3 हजार केस चलते हैं। तो कहां से एक हफ्ते के अंदर फैसला होगा? मैं आपको कराची की अदालतों का हवाला दूं, माजी में टोटल 4-5 अदालतें थी, अब 17-18 हो गए और उसमें भी अभी कुछ कमी कर दिए। 4 करोड़ के शहर में 17-18 अदालतें तो काफी नहीं है। तो इसी वजह से मैं ये कहूँ कि जो सवाल आप कहे कि आवाम यकीनन उस चीज के इंतजार करे, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि पहले की निस्बत बेहतर हुआ, क्योंकि जो सियासी केस है जिसको हम आईनी केसेस कहते हैं वो कम से कम आईनी बेंच में चले। वो जो दूसरा बेंच है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वो अपने तौर पे अपने केसेस चला रहे हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जजेस की तादाद की वजह से ये जो ख्वाहिश है, ये जो वादा है, ये मुकम्मल तौर पे मुकम्मल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक जजेस की तादाद नहीं होगी। अब आप जजेस की तादाद का बता दो मैं आपको। मैं हमेशा ये सवाल उठाता हूँ हुकूमतों से कि आप जजेस की तादाद क्यों नहीं बना रहे? वो कहते हैं चीफ जस्टिस साहब में लिख के दे, हम बनाने। लेकिन मैं चीफ जस्टिस साहिबान से दरखास्त करूंगा और बल्कि मेरा जहन में एक सवाल है कि बाबा आपका क्या जार है, आप 200 जज अपॉइंट करें, 4000 जज अपॉइंट कर ले, तनख्वाह तो हुकूमत ही देनी है। और फिर पिछले असेंबली में जहां मेरे पास स्पेशल कमेटी थी, वहां जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था उसके अलावा पीडब्ल्यूडी की 82 मुलाजमीन जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे थे, यानी अपनी मुलाजमीन के अलावा पीडब्ल्यूडी की मुलाजमीन भी 82 उनके पास थे। तो सवाल ये है कि अदलिया जो ना ये माली शाली से निकल के जजेस अपॉइंट कर ले। पाकिस्तान में 4-4.5 लाख वकील है जो काबिल वकील है और मेरिट पे कर ले, इंटरव्यू ले ले, टेस्ट ले ले, उनके केसेस देख ले, तब जाके अपॉइंट करे। चाचे मामे बांजे भतीजे अपॉइंट ना करे। बहुत अच्छी बात कही आपने। आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू हैव सेड मंदोखेल साहब। अहमद अवैस साहब, योर ओपिनियन 26वीं 27वीं के असरात अदलिया पर, 28वीं की तैयारी, क्या लग रहा है सर, कहाँ है हमारी अदलिया आज? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मंदोखेल साहब है भी बहुत अच्छे आदमी और अच्छे तरीके से उसको करना एक उनका वसीला है, मुझे अच्छा पसंद भी है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपसे कहूंगा, तो हाँ ये है
कि इन्होंने जजिस की डिले जजमेंट का फैसलों की डिले की बात की और साथ जस्टिफिकेशन इन वे दी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग बन गया है इसके ये रीजन है। चंद केसेस हैं जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जो उनके पास आए गए जिसके लिए इतना बड़ा बेंच बनाया गया, वो कोर्ट बनाया गया। चलिए उस पर बात में करूंगा। डिले की जो ये गुफ्तगू करते हैं, डिले को अगर आपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, पाकिस्तानी होते हुए एक हसास दिल के साथ उन लोगों की तकलीफ का एहसास करते हुए कि जो अदालतों में फंस गए यहाँ से, तो आपको लोड जुडिशरी का पहले जिक्र करना पड़ेगा, जहाँ लाखों केस पेंडिंग है और कोई पुरसाने हाल नहीं है और वहाँ करप्शन का जो हाल है कोई रोकने वाला नहीं है। ये इससे गालिबन ये स्लिप कर गए हैं उनकी नजर से ये बात। अगली बात सुनिए, डिले का जो रीजन ये बात करते हैं कि 2-2 इमरान खान का 2.5 साल, इमरान खान केस 2.5 साल इस वक्त इसलिए हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत चाहती है कि ये इसको लेट किया जाए, इनको जेल में रखा जाए। और इमरान खान के ही 3 केसेस का फैसला 10 दिन में सुना दिया गया। तो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ जो उनके मुआवन जो बनी हुई थी, ये मखलूक बाद में जो हुकूमत बनी, ये चाह रहे थे कि जब इलेक्शन की कैंपेन और वोटिंग होगी तो इमरान खान के खिलाफ फैसले आ चुके हों उनकी सजाओं के। लिहाजा 10 दिन के अंदर 3 केसेस के फैसले आए, आपने देखा। लेकिन वो 10 दिन में फैसले कैसे आए? रात के 1 बजे तक जज बैठ के काम करता था जेल के अंदर और कहता था मुझे हुक्म है कि मेरी मजबूरी है। राइट सर। और ये मजबूरी किसने दी उसको? ये अदालत ने तो नहीं दी थी, उसकी बड़ी अदालत ने। हाई कोर्ट के कंट्रोल में था वो जज, क्योंकि सबऑर्डिनेट जुडिशरी का था। और हाई कोर्ट जब किसी को भेजता है जेल ट्रायल के लिए तो उसका ड्यूटी रोस्टर बना के भेजता है। मैं समझ गया सर, आप कह रहे हैं 26वें 27वें से कंट्रोल बढ़ गया है, कंट्रोल बढ़ गया, एग्जीक्यूटिव ने कंट्रोल हासिल कर लिया है अदालतों का। आपका पॉइंट आ गया है अहमद साहब। अलाउ मी, मियां साहब, आपकी नजर में 26वीं 27वीं के असरात अदलिया आज अफगानिस्तान की अदलिया के बराबर क्यों है हमारी सर? मैं आपकी इजाजत से पहले 2 फैक्चुअल बातें जो है वो करेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि वो फैक्चुअली गलत बातें हैं सर। देखिए, भुट्टो साहब वाले केस में 3 जज साहबान ने उनको, भुट्टो साहब को बरी किया। उनमें से सिर्फ 1 की डिग्री जो है उसके ऊपर डाउट हुआ, बाकी 2 के ऊपर नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि बाकी 2 की जेन्युइन थी। अगर गलत करनी थी तो तीनों की करते, 2 की क्यों करते? फिर जस्टिस सफदर शाह की डिग्री के मामले में लोगों को इल्म नहीं है। हकीकत यह है कि जब वो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे तो उनके पास उनके मैट्रिक के और एफए के सर्टिफिकेट्स नहीं थे। उन्होंने अपने बीए का एग्जाम देने के लिए अपना एफिडेविट दिया था। उनकी डिग्री के अंदर ये प्रॉब्लम थी। अच्छा, ये बात कहना कि उनकी विक्टिमाइजेशन की गई ये दुरुस्त है, एस्टैब्लिशमेंट ने उनको टारगेट किया, उनकी विक्टिमाइजेशन की, ये बात दुरुस्त है। और दूसरी बात, जस्टिस जहांगीरी साहब वाले मामले में ये फरमाया गया कि गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है तो इसलिए वो रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैं ये बात मान गया, आपके साथ एग्री कर गया हूं। अब जस्टिस जहांगीरी साहब को कहे ना कि वो अपनी असल डिग्री ले आए, वो क्यों नहीं सामने लेके आ रहे? सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, जब भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी जज का के ऊपर उंगली उठती है ना, वो इनकलाबी बन जाता है। वो जो है वो फौरी तौर के ऊपर अदलिया की आजादी के पीछे जाकर छुप जाता है। भाई, आप अदलिया, आप अपने मौकफ को, हकीकत का रिकॉर्ड सामने लाए, लाकर दूध का दूध पानी का पानी कर दें। मेरे सवाल पे भी आ जाएं, आज अदलिया का हाल 26वीं 27वीं के बाद सर। अदलिया का हाल जैसा माजी में था वैसा ही आज है। नो इंप्रूवमेंट। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से कोई तूफान नहीं गिर पड़ा। इन जज साहबान को किसी ने नहीं रोका कि वो मेरिट के ऊपर फैसले ना करें, किसी ने नहीं रोका कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले ना करें, वो करें दबाकर फैसले। अगर गवर्नमेंट इनको तब्दील कर देती है, पंजाब से उठाकर किसी जज को बलोचिस्तान भेज देती है, तो क्या वहां पे वो जज नहीं होंगे? करें वहां पर फैसले। इतना तो गवर्नमेंट इनको विक्टिमाइज कर लेगी? बिल्कुल नहीं कर सकती। बिल्कुल। ये देखें, जो जज साहबान इस बात, या जो भी तबका इस बात के ऊपर एतराज कर रहा है कि ये जज साहबान जो है वो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आ गए, तो भाईजान साकिब निसार जो है वो भी तो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में था। उस वक्त तो किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं थी। उससे पहले जस्टिस मुनीर जो है वो भी एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में था, तब तो नहीं थी। अजमत सईद, इजाज अफजल खान, जस्टिस कयूम, ये सारे एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में थे। बिल्कुल ठीक, पॉइंट टेकन मियां साहब। जज साहबान के अंदर है। बिल्कुल ठीक, पॉइंट टेकन मियां साहब। जज साहबान के अंदर है। और उससे भी पहली प्रॉब्लम जो है, आप जब तक पाकिस्तान के अंदर जजेस की तैनाती का तरीकाकार जो है
वो मेरिट पे नहीं करेंगे बेहतर नहीं तो है। जतोई साहब इस मुल्क में हमेशा यही मिसाइल रहेंगे। जजेस की तैनाती का तरीकाकार पहले भी बोगस था, 2 नंबर था, फेवरेटिज्म पे मुश्तमिल था। आज भी जजेस की तैनाती का तरीकाकार बोगस है, फेवरेटिज्म पे बेस करता है और उसका कोई जो है वो मेयार नहीं है। बहुत अच्छी कल बात वो कही मेयर आपने, हुकूमत बहुत को अच्छी बात की आपने हुजूर। और ये वो बात है जो कादिर खान मंदोखेल साहब भी बार बार मेरे शो पे कर चुके हैं कि जजेस की तैनाती के तरीकेकार को जब तक मेरिट पे नहीं लाया जाएगा अदलिया में कोई बेहतरी नहीं आएगी, चाहे 500 और तरमीमें आ जाएं। 16 दिसंबर 2014 सानिया APS 147 अफराद शहीद हुए और हम जानते हैं कि इस सानिया के बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना और ये उम्मीद की गई कि अब इस प्लान पे अमल दरामद करके दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा, लेकिन सैडली आज तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं किया जा सका। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि अदलिया के लिए भी कहा जाता है कि उसके अंदर बड़ी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मियां साहब, आज हम जानते हैं 16 दिसंबर है 2014 में हमारे बच्चों पर हमला किया गया था आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर और 147 अफराद शहीद हुए थे और हम ये जानते हैं कि उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था जिसमें दहशतगर्दी के लड़ने के लिए बहुत सारे निकात रखी गई थी, उन पर प्रॉपर तौर पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाई। आज भी पाकिस्तानी कौम ये चाहती है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हो और हमारी पाक फौज बहुत ताकतवर है, हम जानते हैं सबके वो जिस तरह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हज़ारों की तादाद में किए जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं हो पा रहा है। और इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है मियाँ साहब के अदालतों में प्रोसिक्यूशन की कमजोरी, दहशतगर्दों को सजाएं नहीं होती हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा मियाँ दाऊद साहब। देखिए, आप जिसके ऊपर भी इल्जाम लगाएं उसको साबित तो पुलिस ने करना है, उसको साबित तो प्रोसिक्यूशन ने करना है। प्रॉब्लम यह बन गई कि हुकूमत जो है, रियासत जो है, वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो अदा नहीं कर रही, वो तफ्तीश का निजाम बेहतर नहीं कर रही, वो अपने प्रोसिक्यूशन का निजाम बेहतर नहीं कर रही और उसकी वजह से ये सारे दहशतगर्द जो हैं वो अदालतों से बरी हो जाते हैं। और ये भी वो भी कोई शायद कोई ऐसा केस हो जिसमें बरी हो, लेकिन बहुत सारे तादाद में जो इस तरह के टेररिस्ट होते हैं उनको सजाएं होती भी हैं और सुप्रीम कोर्ट तक मेंटेन हुई हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए, लेकिन ये माइनर इश्यूज हैं। ये इश्यूज जो है वो गवर्नमेंट बैठ के सेटल कर सकती है अगर हुकूमतों की नीयत हो तो, चाहे सूबाई हुकूमत है, चाहे वफाकी हुकूमत है, चाहे एक सियासी जमात की हुकूमत है, चाहे 20 सियासी जमात की हुकूमत है, ये इशू सेटल किए जा सकते हैं। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में कैसे आया। जब से पाकिस्तान एटमी पावर बना है तब से पूरी दुनिया की कोशिश है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से तहस नहस किया जाए। ये तो भला हो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, मुझे कहा जाए ना कि आप जाके बॉर्डर पे लड़े तो मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है, ना मैं अपने किसी बहन भाई को जाने दूं। ये उन फौजी जवानों को सलाम है जो रोज बॉर्डर्स के ऊपर खड़े होते हैं, चेक पोस्टों के ऊपर खड़े होते हैं, ये बात जानते हुए कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है, किसी भी वक्त दहशतगर्द आएगा। तो ये उनकी ही हिम्मत और हौसला है और उनको ही सपोर्ट करना चाहिए। वो जिस तरीके से बेहतर समझते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है और वो कर भी रहे हैं। जितने बड़े पैमाने के ऊपर दहशतगर्दों को गुज़श्ता 6-7 माह में जो है वो एलिमिनेट किया गया, लेकिन आप इसके बावजूद देखें अफगानिस्तान से, इंडिया से, जो बाकी यूरोपियन ममालिक के जितने लोग एटमी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो कंटिन्यूसली पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। उनका मुतमैन इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए इस बड़े पैमाने के अंदर। वेल सेड सर, वेल सेड सर। मंदोखेल साहब, योर ओपिनियन सर, शोधा को याद करते हुए सवाल यही है कि दहशतगर्दी का खात्मा कैसे मुमकिन है? देखिए, यकीनन एक पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन है और इस स्याह दिन के बाद जो है ना 20 पॉइंट्स जो है ना नेशनल एक्शन प्लान बना था और इस प्लान के बाकायदा टॉपिक में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी रहा हूँ उसमें। लेकिन आप मुझे बता दो तीनों मिलके उस प्लान के एक पॉइंट भी मुझे बता दो जिस पे अमल हुआ, नहीं हुआ। आधे पे तो हुआ, एक नहीं था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप प्लान बनाते हो, आप सारी चीजें करते हो, उसके ऊपर अमल दरामद। मिसाल पाकिस्तान में एक से एक कवानीन मुझे तो कवानीन नहीं है जो पाकिस्तान में, लेकिन अमल दरामद नहीं है। जब अमल दरामद नहीं है तो इसी तरह दहशतगर्दी का देखिए, अब सिडनी में जो वाकया हुआ है पूरी दुनिया को सर पे उठाया और ऐसे वाकये हमारे दिन में 4 होते हैं कि पूछता ही नहीं है।
न हमें होश आता है, न दुनिया पूछती है, लेकिन आखिर इसको रोकथाम कम होगा। एक रोड है सिर्फ कराची से कोयटा तक, वो रोज बंद होता है, रोज दहशतगर्दी होती है, रोज लोग अगवा होते हैं। आज भी लोग अगवा हुए भोटकी से हुए सर आज तो। सादिकाबाद से कोयटा जाते हुए मुसाफिरों को अगवा किया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारा ये ड्रोन, हमारा ये एटमी प्रोग्राम, हमारी ये बेहतरीन सलाहियतें, ये सारी चीजें कहाँ पे होती है, ये इसका भी कभी इस्तेमाल होना चाहिए। ये दहशतगर्द कैसे खत्म नहीं होता है, ये दहशतगर्द क्यों खत्म नहीं होता है, और ये दहशतगर्द को कौन पाल रहा है, उन्हीं की निशानदेही करनी चाहिए। आखिर कब तक? मुझे एक बात बताओ, सिडनी का वाकया दुनिया को हिलाया, सिडनी जैसे वाकये पाकिस्तान में रोज 4 होते हैं। बिल्कुल ठीक। अहमद अवैस साहब, योर ओपिनियन सर, शोधा की याद में आप समझते हैं कि हमें आज ये बात करनी चाहिए कि दहशतगर्दी का खात्मा क्यों नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा? देखिए जदोई साहब, ये कोई शक नहीं है कि बहुत तकलीफ दे वाकया था जिसकी निशानदही आपने की, और ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बड़ा अंदोनाक वाकया है। लेकिन इससे भी 1000 गुना बड़ा वाकया आज के दिन 16 दिसंबर को फॉल ऑफ ढाका है। आई एग्री सर। एक लफ्ज चाहिए था कि हम उसके मुतालिक भी बात करते आज के प्रोग्राम में कि ये थैंक यू सर, आपने की। आई रियली अप्रिशिएट इट। प्लीज आप करें। एक मुल्क जो है पाकिस्तान 2 लफ्ज हो गया, और किसकी हिकमत अमली की खराबी की वजह से हो गया, और हम उसका कोई तदारक करें कि आइंदा ये वाकयात ना हो। एक शख्स के सोचने से ये बात हुई थी। अगर कलेक्टिवली पार्लियामेंट में बैठ के फैसले होते और वो फैसले आमद दरामद होते और आइन की हुक्मरानी कायम रखी जाती, तो कभी ऐसे फैसले नहीं होने थे। ये तकलीफ दे वाकया जो है, उसके मुतालिक भी हमें कुछ आज बैठ के कमिटमेंट करनी चाहिए कौम से कि हम अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए, और ये इस वाकये को जिससे हमें ये जिल्लत का, हजीमत का की शक्ल भी देखनी पड़ी, हम पाकिस्तान में आइन की बारादस्ती को सही मानों में कायम करेंगे और उसके लिए हर एक को अपने अपने मुकाम पे खड़ा करेंगे। लेकिन हम ये असली बात जो है और जो सच्ची बात है, ना ये बात कर सकते हैं ना कहने के, और जिनके जो मीडिया है वहाँ वो गुरेजा है, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदियां हैं बहुत सारी। तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है आज ये देखकर। आई स्टैंड करेक्टेड सर, आई स्टैंड करेक्टेड। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं अहमद साहब कि आपने मेरी करेक्शन की, और यकीनन मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये एक ऐसा सानिया है जो हमें याद रखना चाहिए और अपनी माजी की गलतियों से सीखना चाहिए ताकि अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अहमद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ दाऊद साहब आपके कीमती वक्त के लिए। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, लेकिन यकीनन वी नीड टू रिमेंबर आवर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड इट इज़ राइट नाउ रिपीटिंग अगेन। हमें बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें वो ताकत दे, हमारे हुक्मरानों को बेहतर पॉलिसीज़ बना सके। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो, अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।